नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ननद को नौकरानी बनाने वाली घमंडी भाभी की खुद के भाई ने अक्ल ठिकाने लगा दी। अगर आप इस कहानी का पहला और दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा और सुना कि सुजाता हमेशा अपनी ननद को अपमानित करती है और उसे मुफ्त की नौकरानी बनाए हुए है। अब ज्योति की बुआ सावित्री जी आती हैं, जिन्हें सुजाता का यह व्यवहार ननद और सास के प्रति बहुत ही बुरा लगता है और वो एक फैसला लेती हैं। अब आगे। दीदी, आपसे बहुत शिकायत है। आप आपके भैया के जाने के बाद एक बार भी नहीं आई। क्या आपका हमसे कोई रिश्ता नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहती हो मंजू? अगर मैं ऐसा सोचती तो अब भी ना आती। बस क्या करूं, समय नहीं मिला। लेकिन देखो, समय निकाल कर आ ही गई ना। सावित्री जी ने बड़े प्यार से मंजू जी से कहा। सावित्री जी ने ज्योति और दीप्ति को गले लगाते हुए कहा, अरे मेरी बच्चियों, कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी खूबसूरत भी हो गई हो। दोनों बहनें बहुत ही प्यारी लग रही हो। बुआ का यह प्यार देखकर ज्योति और दीप्ति भी उनके प्यार से गले लगी हुई थी। उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा था आज इतने सालों बाद अपनी बुआ को घर देखकर। अरे विराट की पत्नी कहाँ है? हमें भी तो मिलवाओ उससे, सावित्री जी ने कहा। तो मंजू जी ने सुजाता को आवाज दी। सुजाता अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो सावित्री बुआ को पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसने तो सावित्री बुआ को पहली बार देखा था। वह दूर ही खड़ी सावित्री बुआ को देखती रही तो सावित्री जी ने उसे भी आगे बढ़कर गले से लगा लिया और कहा, बेटा मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ। सुजाता ने झट से सावित्री जी के पैर छुए। सावित्री जी ने झट से 2000 का नोट निकालकर सुजाता की तरफ बढ़ा दिया। यह लो तुम्हारी मुँह दिखाई। तुम्हारी शादी में तो मैं नहीं आ पाई थी, अब दे देती हूँ। सावित्री जी का मंजू जी से बहुत ही अच्छा रिश्ता था। दोनों ननद भाभी एक दूसरे से बहुत ही स्नेह और अपनेपन से रहती थीं। उन्हें मालूम नहीं था कि सुजाता का व्यवहार इन लोगों के प्रति कैसा है। मंजू जी और ज्योति दीप्ति बताना भी नहीं चाहती थी कि सुजाता भाभी का व्यवहार हमारे साथ ठीक नहीं है, क्योंकि बुआ पहली बार ही घर पर आई थी और वह चाहती थी कि सुजाता और हम लोग इस तरह रहें कि बुआ को पता न चले कि सुजाता का व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है। ज्योति जल्दी ही सावित्री जी के पास से उठकर किचन में चली गई। उसे खाना बनाना था और आज तो सावित्री बुआ के लिए बढ़िया सा खाने का इंतजाम करना था। उसने जल्दी जल्दी पूरियों का आटा गूंथा और जल्दी से आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए। ज्योति ने सोचा कि पूरियां बना लेती हूँ और आलू दम आलू की सब्जी बना लेती हूँ। उसने जल्दी से दीप्ति को भेजकर मावा भी मंगवा लिया और साथ में सलाद के लिए खीरा भी मंगवा लिया। वह जल्दी जल्दी खाना तैयार करने लगी कि तभी सावित्री जी ने उसे आवाज़ दी, ज्योति बेटी, किचन में ही लगी रहोगी? आओ मेरे पास भी आकर बैठो। छोड़ो, यह सब काम तो सुजाता कर लेगी, यहाँ आओ मेरे पास। ज्योति ने सुना तो कहने लगी, बुआ जी अभी बना लेती हूँ, भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सावित्री जी बहुत तेज थी, उन्होंने सुजाता को आवाज़ दी। सुजाता जब कमरे से बाहर निकली तो कहा कि तुम थोड़ा किचन संभालो, हम हमारी बेटी से बात करेंगे। फिर ना जाने कब आना होगा, 2 दिन का ही तो समय मिला है हमें आने के लिए। सुजाता गुस्से में भुनभुनाती हुई किचन में चली गई और ज्योति से कहा, जाओ महारानी, जाकर अपनी बुआ जी के पास बैठ जाओ। भाभी आप क्यों आई? मैंने कह दिया था ना बुआ से कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी बना लेती हूँ, ज्योति ने भाभी को गुस्से में देखकर कहा। तो सुजाता ने और भी तुनकते हुए कहने लगी, जाओ जाओ, अभी नौटंकी मत करो। सावित्री जी के पास बैठकर ज्योति मन ही मन में डर रही थी कि भाभी आज बहुत गुस्से में है, उन्हें खाना बनाना पड़ रहा है। न जाने भैया से और क्या क्या शिकायतें करेंगी, बात को कहाँ का कहाँ ले जाएंगी। सावित्री बुआ तो चली जाएंगी, फिर घर में कोई ना कोई हंगामा होगा। अरे ज्योति, तुम इतनी टेंशन में क्यों बैठी हो? अरे मुझसे बात करो, कुछ अपने बारे में बताओ। मंजू जी ने ज्योति को आंखों से इशारा किया तो ज्योति बुआ से सटकर बैठ गई और भाभी को दिमाग से निकाल कर बुआ से हंस हंस कर बातें करने लगी। विराट भी आ चुका था, वो भी अपनी बुआ से बहुत खुश होकर मिला। बुआ ने भी उसे बहुत प्यार किया। पर थोड़ी देर बाद ही विराट ने कमरे में जाकर ज्योति को आवाज़ लगाई। जी भैया, ज्योति ने थोड़ा सहम कर पूछा। तुम्हारी भाभी अकेली किचन में लगी हैं, उनका सर भी दर्द कर रहा है, थोड़ा उनका हाथ बंटवाओ, विराट ने कहा। तो ज्योति ने कहा,
जी भैया, मैं तो कर ही रही थी मगर बुआ नहीं मानी, उन्होंने अपने पास बैठा लिया। ज्योति अपनी भाभी के साथ किचन में काम करवाने लगी। यह सब सावित्री बुआ देख रही थी और समझ भी रही थी। ज्योति और सुजाता ने खाना टेबल पर लगा दिया था। सभी लोग टेबल पर खाना खाने बैठ गए थे। सुजाता ने खाना खाया और उठकर अपने कमरे में चली गई। पिंटू को भी साथ में ले गई। यह सावित्री बुआ को अच्छा नहीं लगा कि बहू ऐसा भला कैसे कर सकती है, किसी मेहमान के पास बैठी तक नहीं, उनसे बात तक नहीं करे और अपने कमरे में जाकर बैठी रहे। किचन को भी जैसा कि तैसा छोड़ गई थी सुजाता। ना ही उसने खाने के बर्तन समेटे थे और ना ही उसने यह किया था कि अब लास्ट में बचे बर्तन धो ले। जब अकेले में सावित्री जी को मंजू जी से बात करने का समय मिला तो सावित्री जी ने मंजू जी से कहा कि मुझे यह पसंद नहीं आया, भला बहू के ऐसे ढंग कि वह सबके साथ खाना खाए और उठकर अपने कमरे में चली जाए। ना तो उसने किचन समेटा, ना उसने लास्ट में बर्तन धोए। मेरी बहू किरण को देखो, घर का सारा काम करती है। मजाल कि सलोनी को किसी काम को हाथ भी लगाने दे। मेहमानों की भी इतनी ही खातिर तवज्जो करती है। मंजू जी कुछ नहीं बोलती, बोलती भी क्या। सावित्री जी जल्दी उठने की आदी थी। जब वह सुबह जल्दी उठी तो उन्होंने देखा कि ज्योति ही उठकर किचन में लगी हुई है। सुजाता अभी तक सोई हुई है। वह किचन में आई तो ज्योति कहने लगी, बुआ आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बता दिया होता। कुछ चाहिए आपको क्या? आपको सुबह सुबह बेड टी लेने की आदत है? नहीं नहीं बेटा, मेरी ऐसी कोई फालतू आदत नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं तो सिर्फ यह देख रही थी कि तुम अकेली उठकर किचन में लगी हो। सुजाता नहीं उठी अभी तक? सावित्री जी ने बड़े प्यार से ज्योति से कहा। जी बुआ, मैंने बताया था ना, कल उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उठी नहीं वो आज अभी तक। कब तक झूठ बोलोगी और कब तक सुजाता के व्यवहार को छुपाओगी तुम दोनों मुझसे? सावित्री जी ने सिर्फ सोचा, कहा कुछ भी नहीं और चुपचाप किचन से निकलकर बाथरूम में नहाने चली गईं। जब वो नहा कर निकली तो मंजू जी भी बाहर हॉल में अपना व्हील चेयर लगाकर बैठ गई थी। सावित्री जी भी मंजू के पास ही आकर बैठ गईं। अपनी ज्योति के लिए कोई रिश्ता विस्ता देखा है कि नहीं मंजू? सावित्री जी ने मंजू जी से पूछा। अभी थोड़े वक्त पहले ही एक रिश्ता आया तो था, लड़का भी अच्छा था, घर बार भी ठीक था, लेकिन लड़के की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी और उसके घर में साजो सामान भी नहीं था, इसलिए हमने कोई जवाब नहीं दिया और जब हमारा जवाब बहुत टाइम तक उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने कहीं और लड़की देख ली। मंजू जी ने कहा, मेरी सलोनी की भी सगाई हो चुकी है, उसी शहर में है लड़का भी, बैंक में मैनेजर है, बहुत ही अच्छा लड़का है। परिवार वाले भी बहुत ही अच्छे हैं, 2 ही लड़के हैं। अच्छा, जिससे सलोनी की सगाई की है और उससे छोटा विनय है। सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। अगर तुम कहो मंजू तो मैं विनय के लिए अपनी ज्योति की बात करूं। दीदी, जब आपने अपनी सलोनी का रिश्ता वहां किया है तो अच्छे ही लोग होंगे, आप बात करके देखिए, अगर उन्हें अच्छा लगे और अगर वह आना चाहे तो उन्हें ले आना। ठीक है, मैं यहाँ से जाने के बाद ही उन लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि वह भी विनय के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। दोनों लड़कों की शादी एक साथ ही करना चाहते हैं। अच्छा रहेगा, ज्योति और सलोनी एक ही घर में चली जाएंगी। ज्योति और सलोनी की बनती भी बहुत है, दोनों अच्छे से रहेंगी, सावित्री जी ने कहा। सुजाता भी उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उठकर आते ही वह किचन में जाने लगी तो सावित्री जी ने वहीं से आवाज़ दिया, सुजाता पहले नहा तो लो, उसके बाद रसोई घर में प्रवेश करना। जी बुआ, वह मैं बस कुछ कहते नहीं बना सुजाता को, तो वो वापस अपने रूम में कपड़े लेकर नहाने चली गई। सावित्री जी मंद मंद मुस्कुराने लगी। जैसे ही सुजाता नहा कर आकर बैठी वैसे ही सावित्री जी ने अपनी बहू किरण के गुणगान गाना शुरू कर दिए। किरण तो घर में सबसे पहले उठती है, सबसे पहले उठकर नहाकर पूजा करती है, उसके बाद चाय बनाकर सबको देती है और फिर नाश्ता बनाने में लग जाती है। घर का सारा काम वही करती है, सलोनी को तो हाथ तक लगाने नहीं देती। अरे बड़ी नसीब वाली हूँ मैं जो मुझे किरण जैसी बहू मिली। मंजू सही कहती है, बहुत ही अच्छी लड़की है किरण। सुजाता सुनने के अलावा क्या कर भी सकती थी, चुपचाप बैठकर बस किरण के गुणगान सुनती रही, लेकिन विराट को कहना नहीं भूली। देखो कितनी तारीफें कर रही थी बुआ उनकी बहू किरण की। मजाल क्या, लेकिन माँ के मुंह से मेरे लिए तारीफ का कोई शब्द निकला हो, मुझ में तो बस बुराई ही बुराई है। सुजाता ने विराट के आगे अपने दिल की बात कही। विराट बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल गया तो सुजाता और भी चिढ़ गई। हाँ, मैं हूँ ही गलत, सबको मैं ही गलत लगती हूँ।
बुआ जी की बातों का असर था या कुछ और, लेकिन सुजाता ने आज अकेले ही खाना बनाया। उसने ज्योति को कहा कि तुम जाओ बुआ के पास बैठो। ज्योति के साथ साथ मंजू जी भी हैरान हुई। सुजाता ने खाने में खीर, कढ़ी चावल, रोटी और गोभी मटर की सब्जी बनाई। फिर उसने खुद ही खाना भी लगाया। सावित्री जी ने खूब जी भर के सुजाता के खाने की तारीफ की। खाना बना भी बहुत टेस्टी था। ज्योति ने लास्ट में सारे बर्तन समेटे, किचन साफ किया और धोने के कपड़े मशीन में डाल दिए। सुजाता अब अपने कमरे में जा चुकी थी। ज्योति ने सबके लिए चाय बनाई तो सुजाता से भी पूछा चाय पीने का, मगर उसने चाय के लिए मना कर दिया। वो अभी थोड़ी देर सोना चाहती थी। आज पहली बार ज्योति भाभी की तरफ से खुश थी। सावित्री जी कल सवेरे ही जाने वाली थी। उन्होंने मंजू जी को बोला, चलो पास ही में जो शिव मंदिर है वहाँ हो आते हैं। मंजू जी ने कहा, पर वहाँ तो दीदी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, मैं कैसे? कोई बात नहीं मंजू, तुम नीचे से भगवान के दर्शन कर लेना, मैं ऊपर हो आऊँगी। चलो ज्योति और दीप्ति, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, सब साथ में चलते हैं। सावित्री जी ने दोनों बहनों को कहा। पर रात का खाना? ज्योति ने कहा। तो सावित्री जी ने कहा, अरे बहू है ना, वो कर लेगी सब। चलो भाई, अब वैसे भी मैं कल तो चली जाऊंगी। ज्योति ने मंजू जी की तरफ देखा। मंजू जी ने कहा, ऐसा करो ज्योति, भाभी से पूछ लो कि वो भी हमारे साथ चलेंगी क्या। भाभी भाभी, ज्योति ने सुजाता को कमरे के बाहर से आवाज़ दी। हाँ, सुजाता ने नींद से आंख खोलते हुए कहा। हम लोग सभी शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, आप चलोगी क्या? हाँ, नहीं जाने का मतलब है खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। सुजाता ने मन ही मन में सोचा और फौरन जाने के लिए तैयार हो गई। मेरा भी बड़ा मन था मंदिर जाने का। सुजाता ने तैयार होकर बाहर आते हुए सावित्री जी से कहा। क्योंकि विराट के आने का टाइम था, इसलिए पड़ोस में चाबी देकर सभी लोग मंदिर चले गए। मंजू जी की बड़ी इच्छा थी वो भी भगवान के दर्शन करे ऊपर जाकर, लेकिन मजबूर हो सीढ़ियों के नीचे ही बैठ गई। बाकी सब लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गए। भगवान के दर्शन करने के बाद सभी ने प्रसाद भी ग्रहण किए। ज्योति ने प्रसाद मंजू जी के लिए भी ले लिया। नीचे आकर मंजू जी को प्रसाद देकर सभी थोड़ी देर वहीं बैठ गए। थोड़ी दूर पर एक फुल्की वाले को देखकर दीप्ति ने फुल्की खाने की जिद की। मंजू और सावित्री जी ने ना कर दिया। तीनों ने जाकर फुल्की और चाट खाए। वह कितनी मस्त थी, मज़ा आ गया। दीप्ति ने पानी पूरी खाकर आने के बाद मंजू जी और सावित्री जी से कहा, हाँ सच में मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी बनाई थी। सुजाता ने भी दीप्ति की हाँ में हाँ मिलाई। आज पहली बार ही सुजाता इन लोगों के साथ बाहर आई थी, वरना हमेशा विराट के साथ या अपने घर वालों के साथ ही कहीं आती जाती थी। जब सब लोग घर पहुंचे तो विराट आ चुका था। कहाँ चले गए थे आज सब? विराट ने सबको घर आया देखकर पूछा। मंदिर चले गए थे पास ही के, सुजाता ने जवाब दिया। भाई खाने वाने का क्या है, बहुत भूख लगी है, विराट ने कहा। भैया आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बना देती हूँ, ज्योति ने कहा और तुरंत किचन में चली गई। सुजाता का कोई इरादा था भी नहीं किचन में जाने का या कोई काम करने का। सुजाता विराट के साथ कमरे में चली गई। उफ, मैं तो आज बहुत थक गई, सुजाता ने बेड पर बैठते हुए कहा। हाँ मुझे पता था आज तो तुम थक कर आई होगी, विराट ने मुस्कुरा कर कहा। ज्योति ने जल्दी जल्दी वेज पुलाव बना लिया, साथ में सलाद और सुबह की बची खीर भी लाकर टेबल पर रख दी। फिर उसने विराट को आवाज़ लगाई, भैया खाना तैयार है, आ जाओ भाभी आप भी आ जाओ। अरे मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बाहर जाकर खाना खाने की, फिर बाहर सबके साथ खाना खाया तो बर्तन भी समेटने पड़ेंगे और किचन भी। विराट आप ज्योति से कहो ना खाना मेरे कमरे में ही ला दे, सुजाता ने विराट से कहा। ज्योति हम दोनों का खाना कमरे में ही ला दो, विराट ने ज्योति से कहा। ज्योति ने खाना थाली में परोसा और दोनों के कमरे में दे आई। ये क्या बात हुई, सावित्री जी ने मुंह बनाते हुए कहा। चारों ने बैठकर खाना खाया। फिर सावित्री जी थोड़ा आराम करने के लिए वहीं सोफे पर लेट गई। लेटे लेटे ही वो मंजू जी, दीप्ति और ज्योति से बातें भी करती जा रही थी। आप चाय पियोगी बुआ और माँ, ज्योति ने पूछा। अरे नहीं नहीं ज्योति रहने दो, तुम भी तो थक गई होगी, आकर तुमने खाना भी बनाया है, सावित्री जी ने मना करते हुए कहा। बुआ जी मैं अभी बना कर ले आऊँगी, भला चाय बनाने में कौन सा थक जाऊँगी, ज्योति ने कहा। नहीं तुम रहने दो ज्योति, तुम आराम से बैठो, सावित्री जी जाती हुई ज्योति को हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा। ज्योति जरा 2 कप चाय बना दो, तुम्हारी भाभी के सर में दर्द है, विराट ने अपने कमरे से ज्योति को आवाज़ लगाई। ज्योति तुरंत हाँ भैया अभी बना कर लाती हूँ कहकर उठकर किचन में चली गई।
ये सब क्या है मंजू? ये अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता, इसे बहन का दुख नहीं दिखाई देता? सावित्री जी ने गुस्सा होकर कहा। दीदी मेरी बच्ची तो बहुत ही दुखी है, अब आपसे भला क्या छुपाऊं? मंजी जी रुआंसी होकर कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं समझ रही? मैं सब समझ रही हूँ मंजू। दीदी बस ज्योति की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, उसे यहाँ से छुटकारा मिले। हाँ तुम फिक्र मत करो मंजू, मैं जाते ही सलोनी के देवर की बात करूंगी ज्योति के लिए, और अगर वहां बात नहीं भी बनी तो भी मैं ज्योति के लिए रिश्ते की तलाश जारी रखूंगी। इसे तो तुम्हारी बहू ने एकदम नौकरानी बना रखा है। सावित्री जी चली गईं। उन्हें गए 8 दिन हो गया, मगर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। मंजू जी सोच रही थी जरूर सलोनी के ससुराल वालों ने मना कर दिया होगा, तभी दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया, वरना दीदी ने तो कहा था जाते ही बात करेंगी और जवाब जल्दी ही देंगी। महेश की मां आशा जी की तबीयत खराब थी, शुगर बढ़ी होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इस वजह से महेश भी अपने घर वालों को लेकर ज्योति के घर रिश्ते के लिए नहीं आ पाया था। मंजू कहाँ हो? सालू जी ने बाहर से आवाज लगाई। जी आंटी आओ ना, माँ अपने कमरे में है, ज्योति ने कहा। सालू जी की आवाज सुनकर मंजू जी बाहर हॉल में आ गई। बहुत दिन बाद आई हो सालू, क्या बात है? मंजू जी ने सालू जी को देखते हुए कहा तो सालू जी ने जवाब दिया कि मुझे आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है, मोना बिटिया की शादी की तैयारियों में लगी हूँ, रोज बाजार जाना होता है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ काम करना ही पड़ता है। हाँ हाँ सही बात है, यह तो शादी के घर में 10 काम निकाल आते हैं। मंजू जी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ज्योति सालू आंटी के लिए पानी ले आई थी। अरे कभी तुम भी आया करो मोना के पास, उसकी थोड़ी पैकिंग वगैरह में हेल्प करवा दिया करो, सालू जी ने ज्योति को देख कर कहा। जी आंटी जरूर, सावित्री बुआ आई हुई थी इसलिए मैं नहीं आ पाई, लेकिन वक्त निकाल कर जरूर आऊंगी, ज्योति ने सालू जी को जवाब दिया। ज्योति जाने लगी तो सालू जी ने पीछे से उसे टोका कि चाय मत बनाना बिल्कुल भी, मैं अभी ही पी कर आई हूँ। ठीक है। ज्योति किचन में से गुलाब जामुन और चिप्स लेकर आ गई। गुलाब जामुन लीजिए आंटी, आपको चाय नहीं दूंगी। ज्योति तुम भी चाय नहीं पी तो कुछ ना कुछ जरूर खिलाकर ही पीछा छोड़ोगी, सालू जी ने हंसते हुए कहा। तभी दीप्ति ने आकर मंजू जी को कहा कि माँ बुआ का फोन आया है, आपसे बात करना चाहती हैं। सालू तुम बैठो, मैं कुछ देर में सावित्री दीदी से बात करके आती हूँ। यह कहकर मंजू जी व्हील चेयर से आगे बढ़ते हुए फोन के पास पहुँच गए। नमस्ते दीदी, कैसी हो आप? मंजू जी ने फोन पर सावित्री जी से कहा। मंजू मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी, बस आपके फोन का इंतजार कर रही थी, बहुत दिन हो गए। मंजू वही कहने के लिए तो फोन लगाया है कि मेरी सलोनी के ससुराल वालों से बात हो गई है और वह लोग ज्योति को देखना चाहते हैं, तो हम लोग संडे के दिन आ रहे हैं, और इतने दिन बाद इसलिए तुम्हें फ़ोन किया क्योंकि सलोनी की सास चित्रा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई थी उन लोगों से, सावित्री जी ने कहा। अच्छा दीदी, मंजू जी ने खुश होकर कहा। संडे के दिन हम सुबह 11 बजे पहुंच जाएंगे। मंजू तुम खाने का इंतज़ाम कर लेना, क्योंकि सुबह 9 बजे से हम यहाँ से निकलेंगे तो 11 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, इतनी जल्दी खाना खाकर निकलना असंभव होगा। कोई बात नहीं दीदी, आप फिक्र मत करो, मैं खाने का इंतज़ाम करवा लूँगी। वैसे दीदी आप कितने लोग आओगे, उस हिसाब से फिर मैं खाना बनवाऊँ? मंजू जी ने सावित्री जी से पूछा। हम 6 लोग रहेंगे, 2 सलोनी के सास ससुर और विनय, और मेरे साथ किरण और सलोनी भी आ रही हैं। वह दोनों जिद करने लगी कि हम लोग भी मामी जी के घर चलेंगे, ज्योति और दीप्ति से हम लोग भी मिलेंगे। वैसे भी मेरी सलोनी बहुत याद करती है ज्योति को, सावित्री जी ने कहा। तो मंजू जी ने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया दीदी, जो किरण और सलोनी को भी साथ ला रही हैं। अच्छा है, हम लोग भी उन दोनों से मिल लेंगे। ठीक है, संडे के दिन मिलते हैं। मंजू यह कहकर फोन रख दिया सावित्री जी ने। मंजू जी फिर सालू जी के पास आई तो उनके चेहरे पर खुशी थी और होठों पर मुस्कुराहट थी। सावित्री दीदी ज्योति के रिश्ते की बात करके गई थी। उनकी बेटी है सलोनी, उसी के देवर से अपनी ज्योति के लिए कहा था दीदी ने कि मैं बात करूंगी उसके ससुराल वालों से ज्योति के लिए। मंजू जी ने सालू जी को बताया तो सालू जी भी खुश होकर, अच्छा फिर क्या बात बनी, आ रहे हैं वो लोग क्या? हाँ, संडे को आने को कह रही हैं सावित्री दीदी, मंजू जी ने कहा। चलो अच्छा है, वैसे मैं भी तुम्हारे पास ज्योति के रिश्ते के लिए ही आई थी। प्रशांत का दोस्त है नीलेश, उसके लिए। उसकी माँ राधिका जी ने प्रशांत से बात की थी, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। प्रशांत ने आकर मुझे बताया तो मुझे ज्योति का ख्याल आया कि क्यों ना एक बार उन लोगों से ज्योति की बात करूं।
मैंने राधिका जी से ज्योति के बारे में कहा तो वह ज्योति को देखने आने के लिए तैयार हैं। यही बताने आई थी मैं भी, सालू जी ने बताया। कोई बात नहीं सालू, यह तो किस्मत की बात है। जहाँ मेरी ज्योति की किस्मत होगी वहीं उसकी शादी होगी। वह लोग कब आने का कह रहे हैं? मंजू जी ने पूछा। वो लोग भी इसी संडे को आने वाले थे, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को अगले संडे का कह दूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा सालू, देखते हैं जहाँ ज्योति का रिश्ता जम जाए। विराट के घर आने पर मंजू जी ने विराट को भी दोनों रिश्ते की बात बता दी। विराट ने भी कहा अच्छा है, दोनों रिश्ते ही देख लेंगे, जो उचित लगेगा ज्योति के लिए वो करेंगे। सुजाता को लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। यह क्या, एक रिश्ता हाथ से गया तो दो रिश्ते फिर आ गए। सुजाता ने फोन पर अपनी माँ नीलम जी को बताया, इस संडे को बुआ जी के इधर जो लड़का है वो आ रहा है ज्योति को देखने, और अगले संडे सालू जी किसी को ला रही हैं ज्योति के लिए। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब जो होता है हो जाने दे, किस्मत की बात है, सुजाता की माँ नीलम जी ने कहा। एक तो अपाहिज है इस घर में, दूसरी अभी 12 साल की बच्ची है, एक ही काम वाली बाई है, वह भी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा माँ, यह सोचा है तुमने? सुजाता ने थोड़ा भड़क कर कहा। तो बेटा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो उसकी शादी होना ही है ना, नीलम जी ने कहा। मैं यह नहीं कहती कि उसकी शादी कभी ना हो, लेकिन अभी मेरी शादी को इतना कम वक्त हुआ है, मेरे अभी घूमने फिरने के दिन हैं। अगर वह शादी करके चली जाएगी तो मैं तो गृहस्थी में ही लगी पड़ी रहूंगी। सारा दिन मुझे काम काज में और पिंटू को संभालने में हो जाया करेगा। घूमना फिरना, मेकअप, फैशन सब भूलना पड़ेगा। फिर विराट का भी सारा काम मेरे ही सर पे आ जाएगा। सुबह ऑफिस जाएं तो उनके लिए जल्दी उठो, उन्हें नाश्ता बना कर दो, उन्हें लंच बनाकर टिफिन तैयार करके दो, उनके कपड़े प्रेस करके रखो। मुझे अपने लिए तो बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलेगा माँ, सुजाता ने बड़ी टेंशन से कहा। चल तू टेंशन मत ले, इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, उन लोगों को आने तो दे पहले, फिर सोचते हैं क्या करना है, नीलम जी ने कहा। क्या बुराई हो रही है हमारी? विराट ने सुजाता के पीछे से आकर कहा। सुजाता थोड़ी सी घबराई, फिर बात पलटते हुए अपनी माँ से कहने लगी, और नायरा कैसी है, उसे गोद भर के कब ला रही हो माँ? दोनों माँ बेटियों की फिर रस्मन बात चलने लगी। ज्योति, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मेरे पास आ गई, आज मोना ने ज्योति को देख कर कहा। मैं कब से आने वाली थी पर समय ही नहीं मिल रहा था। मोना तुम बुरा मत मानो, ज्योति ने कहा। बुरा तो मानने वाली बात है भाई, तुम सुनकर भी मेरी शादी का इतने दिन से नहीं आई, मोना ने झूठ मूठ का मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा चलो अब आ गई ना, अब मान जाओ, ज्योति ने उसे हंसाने के लिए पेट में गुदगुदी की। चलो आओ मैं तुम्हें अपना सामान दिखाती हूँ, मोना ने कहा। मोना ने अपने सारे सामान ज्योति को दिखाए। ज्योति ने सभी सामानों की बहुत तारीफ की। फिर मोना ने अपनी शादी का लहंगा दिखाया, गाजरी कलर का नेट का लहंगा, उसके ऊपर जरी का गोल्डन वर्क। ज्योति तो देखकर बहुत खुश हो गई। वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है, इसमें तुम बहुत ही प्यारी लगोगी मोना, सच में, ज्योति ने कहा। और देखो इसके ऊपर यह नेकलेस लिया है, सारा सामान है इसमें, मोना ने फिर एक बॉक्स ज्योति की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ज्योति ने बॉक्स को खोल कर देखा और उसमें सारे सामानों की तारीफ की। फिर मोना और भी ज्योति को अपने दूसरे सामान दिखाती रही। उसके बाद ज्योति घर आ गई। बेटा कल संडे है, कल वो लोग आने वाले हैं, तुम अभी से देख लो कि क्या मंगाना है, मंजू जी ने ज्योति से कहा। पहले आप यह बताओ माँ कि क्या क्या बनेगा कल, ज्योति ने पूछा। तो मंजू जी ने कहा, थोड़ा तुम भी तो कुछ सलाह दो कि क्या ठीक रहेगा। तभी सुजाता को देखकर मंजू जी ने कहा, बहू यहाँ आओ, बैठो हमारे पास, जरा तुम भी तो बताओ कि कल क्या क्या बनाना है मेहमानों के लिए। जो बनाना है बना लो, जिसके मेहमान है वह जाने, कहकर सुजाता गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अरे इसे क्या हो गया, इसे हर बात में इतना गुस्सा क्यों आता है, मंजू जी ने ज्योति से कहा। छोड़ो माँ, भाभी की आदत ही ऐसी है, ज्योति ने कहा। चलो आप बताओ मुझे कि कल क्या क्या बनाना है, मैं उस हिसाब से आज ही तैयारी कर लेती हूँ, और जो चीज़ मंगाना होगी मंगा भी लूँगी, ज्योति ने मंजू जी को उदास देखकर कहा। ऐसा करते हैं, शाही पनीर बना लेते हैं, साथ में पालक की सब्जी, मटर का पुलाव, ब्रोकली की सब्जी, और मीठे में बाहर से रसगुल्ले और खोपरा पाक मंगा लूँगी, विराट से कहकर मंजू जी ने कहा। नहीं माँ, पालक की सब्जी की जगह मसाले वाले आलू बनाते हैं, ज्योति ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे, मंजू जी ने कहा। पिंटू की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था, वह बार बार ज्योति के पास जाने की जिद कर रहा था, क्योंकि वह ज्योति से काफ़ी घुला मिला हुआ था, मगर सुजाता उसे अपने पास से जाने नहीं दे रही थी। ज्योति ने भी कितनी बार कहा कि आ जाओ पिंटू,
भाभी दे दो मुझे, जिद कर रहा है मेरी। मगर सुजाता ने यह कहकर बात को टाला कि नहीं, इसकी आदत पड़ने दो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर यह तुम्हारी जिद किया करेगा तो क्या करूँगी। हालांकि सुजाता सोच रही थी कि अगर ज्योति पिंटू को लेकर बैठ जाएगी और पिंटू ज्योति को नहीं छोड़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि घर का काम उस पर आ पड़े। आज विराट के कपड़ों पर प्रेस भी करनी थी पिंटू, लेकिन ज्योति के लिए रोने लगा जोर जोर से। आखिर परेशान होकर सुजाता को पिंटू को ज्योति को देना ही पड़ा। विराट ने जब देखा कि पिंटू इतना रो रहा है और ज्योति उसे संभाल रही है तो विराट ने सुजाता को कहा कि पिंटू ज्योति की जिद कर रहा है, इसलिए उसे ज्योति के पास रहने दो। तुम मेरे कपड़े प्रेस कर दो और मेरा लंच तैयार कर दो। बेचारी सुजाता को आखिर उठकर प्रेस भी करनी पड़ी और विराट के लिए लंच भी बनाना पड़ा, लेकिन उसने सिर्फ विराट के लिए लंच बनाया। विराट के जाने के बाद उसने कहा कि ज्योति, मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, ऐसा करो तुम सबके लिए लंच तैयार कर लो। पिंटू सो गया है, ला पिंटू को मुझे दे दे, मैं कमरे में लेकर थोड़ी देर सो जाती हूँ। ठीक है भाभी, आप पिंटू को अपने कमरे में सुलाओ, वहाँ शोर शराबा नहीं होगा तो उसकी आंखें नहीं खुलेगी, वह आराम से सोता रहेगा। तो सुजाता ने ज्योति की तरफ देखकर मन ही मन सोचा, आज तुम लोगों ने मुझसे काम करवाया है ना, देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ। अब क्या होगा सुजाता का अगला कदम? क्या सुजाता लड़कों वालों के सामने ही कोई चाल चलेगी? क्या सुजाता ज्योति की यह शादी भी तोड़ने में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर कहानी का अगला भाग आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।